देखो जो टॉपिक है ना, पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को पहले समझो, न्यूट्रिशन है क्या। आपने बेसिकली एक हेल्थ के बारे में सुना है आज तक। इस हेल्थ को बहुत सारे तत्वों ने मिलके बनाया है। अगर इन तत्वों को या एलिमेंट्स की आप बात करें, ये वही तत्व या एलिमेंट्स हैं जो हमारे भोजन में होते हैं। तो जो हम लोग खाते हैं उनमें ऐसे तत्व एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और जब आप इन एलिमेंट्स को पूरी मात्रा में लेते हो, यानी कि जो ठहराई गई है, जो ठहराई गई है, ठीक है ना, एक ठहराई गई मात्रा है, क्वांटिटी है ना, ठहराई गई मात्रा है। जब आप उसे लेते हो, जब आप उसे लेते हो जो ठहराई गई मात्रा है, तो आप क्या कर देते हो, आप एक प्रकार की बैलेंस डाइट लेते हो, ठीक है ना, एक प्रकार की आप बैलेंस डाइट लेते हो। तो न्यूट्रिशन का मतलब है जो भी पोषक तत्व आप लोगे, उनके बारे में जो आप स्टडी करोगे, जो समझोगे, वो सारा न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है ना। अब इस प्रोट्रिशन, अब इस न्यूट्रिशन में जो समझने वाली बात है वो है कि कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपने शरीर को बिल्डअप करने की कोशिश कर सकता है। उसे अलग अलग चीजें जरूरत पड़ सकती है, यानी कि या तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता होती है एक व्यक्ति की, ये सबको पता है कि हर किसी व्यक्ति की एक प्रतिरोधक क्षमता होगी, या इस व्यक्ति का थोड़ा सा वेट बढ़ाने की अपनी बात होगी। थोड़ा सा देखा जाए, वो अपने बीएमआई को मेंटेन करना चाहेगा, है ना, या वो बीमारियों से अपने आप को क्या कर सकता है, एक कदम आगे रहकर अपने आप को संभाल सकता है ना, अपने आप को संतुलित कर सकता है। अलग अलग प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती है। अब देखिए ऐसा क्यों है। मान के चलो कोई व्यक्ति बीमार है, कोई भी बीमारी ले लेते हैं। मान के चलो बच्चों के अंदर बीमारी होती है मैरास्मस या क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर या मैरास्मस। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि ये बीमारियां हैं एग्जाम्पल में, है ना। अब ये बीमारी क्यों हुई है, क्योंकि जिस व्यक्ति को या बच्चे को ये बीमारी हुई है, उसने प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत अपने आप को पाया है। क्योंकि उसने प्रोटीन और उसने एनर्जी को प्रॉपर तरीके से नहीं लिया, है ना, प्रॉपर तरीके से नहीं लिया, तो इस व्यक्ति को ये बीमारी हुई है। अब ये बीमारी क्यों हुई है, ध्यान से समझने वाली बात है। जब आप देखते हो टेम्परेचर, यानी कि आपके आसपास का तापमान, ठीक है, तापमान, ठीक है, ये डायरेक्टली आपको प्रभावित करेगा, ये डायरेक्टली आपको प्रभावित करेगा, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये आपको प्रभावित नहीं करेगा अगर आप रोजाना कोई भी भोजन करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आज आप मौसम बदलने की वजह से आपको खाने की जरूरत नहीं है। तापमान के बदलने से आप प्रभावित तो होंगे, बिल्कुल प्रभावित होंगे, लेकिन जो आपकी जरूरत है वो नहीं प्रभावित होगी। आप चाहते हैं कि आप इस कैटेगरी में ना आए, बीमारी की कैटेगरी में ना आए, तो आपको जो डेली रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ये सीधा सा इसका एक मतलब है। अब एक व्यक्ति की होती है लंबाई, उसी व्यक्ति का वजन होता है, उसी व्यक्ति की अगर बात करें तो वो क्या हो जाता है जी, जेंडर इक्वेलिटी इसी में आ जाता है, मेल और फीमेल में आ जाता है। ये सारी वो चीजें हैं जो हर एक व्यक्ति के अंदर होती हैं। अब चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों के अंतर्गत होगी। यही वो चीज है जो आपकी डेली रिकमेंडेड अलाउंस को बनाती है। यही वो चीज है जो आपको क्या करती है,
बैलेंस डाइट लेने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि मेरे को क्यों खाना चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र जो बढ़ रही है, आप किसी भी जेंडर में क्यों ना हो, आप अच्छे खाते पीते व्यक्ति हो, आपको न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए। तो न्यूट्रिशन जो दिया जाता है वो इन चीजों पर आधारित होता है कि कोई भी व्यक्ति किस जेंडर में है, क्या उसकी लंबाई बढ़ रही है, क्या उसका वजन बढ़ रहा है। इन चीजों को हम ध्यान करते हैं। या इसे आप ऐसे कह सकते हो कि कोई भी व्यक्ति जो बीएमआई या एंथ्रोपोमेट्रिक एंथ्रोपोमेट्रिक तरीके से अपने आप को असिस करना चाहता है, एंथ्रोपोमेट्रिक में असिस करना चाहता है, बीएमआई में असिस करना चाहता है, ठीक है ना, ये उनके लिए आ जाएगी। राइट, ये उनके लिए आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, ये तो क्या हुई कहानी न्यूट्रिशन की, आखिर न्यूट्रिशन है क्या। ठीक है, तो न्यूट्रिशन हमारी डेली जो जरूरत होती है खाने की, उस खाने में पाया जाना एक ऐसा तत्व है जो इस बात पर निर्धारित करता है कि आपकी लंबाई बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, या आप किस जेंडर में होंगे। उसकी डेली अलाउंसेस रिकमेंड होते हैं जो आरडीए के अंतर्गत रखे गए हैं। यही चीज आपको संतुलित आहार में मिलती है। अगर नहीं मिलेगी, बीमारी होगी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से संबंधित एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर तापमान की बात करें, ये आपको प्रभावित करता है, लेकिन आपको जो डेली खाना चाहिए वो इससे प्रभावित का कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, यहां पर कुछ फूड का वर्गीकरण रखा गया है। मैंने आपको बताया प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में। है। अब देखिए, एक ऐसा फूड जो आपको ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है, समझने वाली बात है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऊर्जा मिलती है आपको शुगर से। बड़ा ही समझ में आएगा, समझिए। शुगर से आपको ऊर्जा मिलती है। और शुगर कहाँ से आपको प्राप्त होगी? ये होगी आपको कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट से। ऐसा कुछ जो क्या करेगा, घुलनशील हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट शुगर बनाने से पहले इसका रोल यहाँ पर लीवर के साथ देखने को मिलता है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, शुगर को बनाने में पूरी हेल्प करता है। ठीक है, यहां पर आपके सामने दो चीज आ रही है। चीनी, ग्लूकोज, शक्कर। आलू के अंदर भी मिठास होती है, शकरकंद में भी मिठास होती है। ये मीठे फल होते हैं। और ये तीन चीज अभी मैं एक तरफ कर देता हूं तो आसानी से आपको पिछले सारे समझ में आते हैं। चीनी, ग्लूकोज, शक्कर, आलू, फल, शकरकंद, ये सब क्या करते हैं, आपको शुगर देते ही देते हैं। रोटी खाओगे, अनाज खाओगे, ये आपको मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे कराएंगे। ठीक है, अब ये है क्या? अब यहां पर इसका जिक्र मैं अगली स्लाइड में करूंगा, पहले आप समझिए। दूसरा है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड। अब एक एल्बुमिन होता है जो एग के अंदर पाया जाता है। ये एल्बुमिन हो दूध, मांस, अंडा, दाल, ये सब क्या करते हैं, आपकी बॉडी को बनाते हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर वेट बनाते हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो कुछ चीज आपको समझ में आ रही होंगी कि हमने दो प्रकार के फूड देख रहे हैं। दोनों में हम क्या देख पा रहे हैं, एनर्जी और वेट को बदलते हुए देख रहे हैं। तीसरा हमारे सामने आता है प्रोटेक्टिंग फूड। ये वो फूड होते हैं, जैसे कि आपने कहा ये शरीर के अंदर एक हड्डी है, थोड़ी उल्टी सीधी बन गई, छोड़ो छोड़ो दूसरी बनाता हूं, है ना। मान के चलते हैं ये एक हड्डी है ना, ऐसे कुछ हड्डी बनती है। अब इस हड्डी के अंदर दो चीज है। एक बाहरी परत है। अगर बाहरी परत की बात करोगे तो आप नाम सुनते हो पेरियोस्टियम। राइट, पेरियोस्टियम। एक होती है बोन मैरो के पास अंदर, ये होती है आपकी कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है ना, लेकिन नहीं, ये कॉम्पैक्ट नहीं होती है। आपको समझना है, ये होती है स्पॉन्जी बोन। ठीक है ना, इसलिए आप थोड़ा सा समझिए, स्पॉन्जी बोन। लेकिन इसी स्पॉन्ज के साथ जो बिल्कुल पेरियोस्टम के साथ बाहर जुड़ी है, ये होती है आपकी कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट का मतलब हो गया, ये हड्डी हार्ड सरफेस की बनी हुई है, स्पंजी बोन स्पंज के आकार की है। तो प्रोटेक्टिव फूड जो डायरेक्टली आपके इसी हिस्से को प्रभावित करेंगे बड़े आसानी के साथ, और आपका शरीर हष्ट पुष्ट होने लगेगा। तो ऐसी चीजें। अब यहां पर एक चीज आती है, आपने सुना होगा किसी भी व्यक्ति के लिम्ब के अंदर, लिम्ब का मतलब होता है हाथ और पैर, दोनों में अगर रक्त की कमी हो जाए
तो उसको दर्द होता है, सीधी सी बात, ये सबको पता है ना। अब इसके अंदर यही चीजें हैं कि आप जो खा रहे हो पी रहे हो, वो क्या करता है आपके अंदर इस हिस्से पर एक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको क्या महसूस हो रहा है, एक स्ट्रेंथ महसूस हो रही है, और आप स्ट्रेंथ में जा रहे हो। अब देखिए, अब जो आप खाना खाते हो उसके अंदर दो प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। एक एक की बात करते हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हो, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये दो ऐसे हैं जो आपको ऑलवेज ऊर्जा देंगे ही देंगे, ठीक है ना, ऊर्जा देंगे ही देंगे। और ये प्रोटीन वो है जो एल्ब्यूमिन से मिलती है, ये आपको थोड़ा क्या करती है जी, वेट को बढ़ने में मदद करेगी। तो ये कौन से फूड हो गए, ये आपके सीधे से प्रोटीन एनर्जी में चले गए, ठीक है ना, प्रोटीन एनर्जी में चले गए। अगर ये हमें नहीं मिलेंगे, तब हम किस चीज से प्रभावित होंगे, हम किस चीज से प्रभावित होने वाले हैं, ठीक है, हम किस चीज से प्रभावित होने वाले हैं, हम होने वाले हैं, आया जी, ठीक है, हम होने वाले हैं, समझने वाली बात है, हम होने वाले हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्वाशियोरकर और मैरस्मस, है ना। हम इस चीज से क्या करने वाले हैं, अपने आप को प्रभावित होते हुए देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है विटामिन। विटामिन एक होता है ए, एक होता है बी, 1 से 9 के बाद 12, एक होता है सी, डी, ई के बाद होता है के, है ना। ऐसे करके अलग अलग आपको विटामिन मिलेंगे। ये क्या है, समझने वाली बात है, ये होते हैं बहुत छोटे, ये छोटे हैं इसलिए इन्हें बोला गया है हिडन हंगर। हिडन हंगर, आपके शरीर की कुछ छोटी छोटी बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर आपको कैल्शियम चाहिए, तो आपके लिए उसको बहुत बड़ा पत्थर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके शरीर के छोटे छोटे हिस्सों में ये है, ठीक है। अगर आपको सोल्ट, नमक की बात करते हो, आपके शरीर को जरूरत है नमक की, तो ऐसे केस में आप क्या करने वाले हो, आपको नमक की जरूरत पड़ेगी, है ना। ये सारी की सारी चीज हो जाती है। प्लस फिर आप थोड़ा सा मिनरल्स की भी बात करने लगते हैं। आप जो खाते पीते हो उसके अंदर मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं, उसके हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह की चीज मिले हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये वाला। अब देखिए इसके अंदर एक चीज जो जरूरी है, मान के चलो आपको यहां से ऊर्जा मिली, जब आपको ऊर्जा मिलेगी तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ग्लाइसीमिया। ग्लाइसीमिया का मतलब होता है खून के अंदर शुगर का बनना। और अगर मैं इसे ग्लाइसीमिक ग्लाइसीमिक इंडेक्स बोलूं, ग्लाइसीमिक इंडेक्स बोलूं, है ना, अगर मैं इसे ग्लाइसीमिक इंडेक्स बोलूं, तो आपको समझना पड़ेगा कि इसकी लिस्ट में जो आएगा, तो इसमें आपको समझना है कि मैंने आपको बताया मैक्रो न्यूट्रिएंट वो बड़े न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट वो खाना हो गया जो आपको ऊर्जा देगा, प्रोटीन जो आपको वजन को बढ़ाएगा, जैसे कि आप एल्बुमिन के बारे में समझते हो, प्रोटीन मिलती है। इनको हम लेंगे, ये होंगे प्रोटीन और एनर्जी से युक्त भोजन। और अगर हमें इनमें कमी हुई, तो हम प्रभावित होंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से, क्वाशोरकर और मेरास्मस, ठीक है। के फोर किडनी मैंने आपको बताया था, और के फोर किडनी के मरीज को हो जाती है स्वेलिंग, ये मैंने आपको बताया था। और ये क्यों हुई, क्योंकि आपने प्रोटीन नहीं लिया, आपने एल्बुमिन नहीं लिया, इसीलिए क्वाश्योरकर हुआ। M4 होता है आप मसल्स में, और मसल्स जो बनती है वो हमें फैट की रिक्वायरमेंट बनेगी, तो हमें क्या चाहिए, मसल्स नहीं बनती है तो मैरस्मस में पहुंच जाते हैं। अब मैंने आपको बताया ऊर्जा के लिए आपको शुगर की जरूरत होती है, हमेशा शुगर जो होती है वो आपको ऊर्जा देती है, ठीक है। तो इसीलिए जब शरीर में शुगर बनती है, तो उसे बोलते हैं ग्लाइसीमिक, ग्लाइसीमिया। अब ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होती है,
ये वो इंडेक्स होती है जिसकी लिस्ट में हर एक वो चीज आएगी जो शुगर से भरी होती है। जैसे कि मीठ है, सॉरी, मीठ है फल, ये शुगर में आ गया। जैसे कि आलू, ये शुगर में आया। जैसे कि शकरकंद, ये शुगर में आया, है ना। जैसे कि शक्कर, ये शक्कर है। जैसे कि चीनी, ये चीनी है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पहले भी। अब देखिए, ये वो चीज हो गई जो शुगर को ला रही है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव करके कोशिश करता हूँ। अब मैंने आपसे कहा आलू है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस आलू को फ्राई कर दूं, तो अब ये क्या हो चुका है, फ्राइड हो चुका है ना। अब ये फ्राइड हो गया, इसकी सब्जी नहीं बनी है, ये फ्राइड हो गया थोड़ा सा। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, इसके अंदर जो मिठास है ना, जो मीठापन है, वो खत्म हो जाता है। तो हम इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स में नहीं रखते। तो हम इसे कब नहीं रखेंगे, जब ये मिठास को खो बैठेगा। बस यही फंडा है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स में वही भोजन रहेगा जो मीठा नहीं होगा। ठीक है। अब वाइटामिन्स, वो वाइटामिन्स हो गए जो हमारे शरीर को चाहिए, जिनकी कमियों से हमें बीमारी महसूस होगी, हमें बीमारियां मिलेंगी। मिनरल्स जो हमारी डेली के रिक्वायरमेंट बनते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सो ऐसे विटामिन, ऐसे विटामिन, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे विटामिन है, और विटामिन के साथ यहाँ पे मैंने क्या रखा है, यहाँ पे मैंने रखा है, यहाँ पे मैंने रखा है, जैसे कि बीमारी भी रखी है। देखिए विटामिन ए, है ना, विटामिन ए है। तो विटामिन ए में आप क्या देख रहे हो, विटामिन ए। ये बड़ा आसान है याद रखना, क्योंकि इसमें रेटिनोल है। ये क्या होता है, रेटिना, है ना, रेटिना। तो रेटिना आंखों में होता है, और रेटिना प्रभावित होगा तो दिखेगा नहीं। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को ब्लाइंडनेस होगा। ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस का मतलब होती है रतौंधी, है ना। बड़े आसानी से चीजें समझ में आएंगी कि विटामिन ए जो है, रेटिनोल पाया जाता है विटामिन ए में, और इससे रतौंधी होगी अगर रेटिनोल नहीं मिला। बी की सीरीज देखें, तो बी की सीरीज यहां से शुरू होंगी और यहां तक होंगी। ठीक है। अब ये बी, विटामिन बी है। अब विटामिन बी में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फोलिक एसिड 9, है ना, बायोटिन 7, और आपका थायमीन और राइबोफ्लाविन। ये लगभग लगभग है जो जरूरी है, ज्यादातर तो आपको थायमीन देखने को मिलने वाला है। अब देखिए दूसरा, विटामिन बी 1, इसमें थायमीन है। अब थायमीन हमें चाहिए, हमें चाहिए, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति चावल ज्यादा खाएगा तो उसको बेरी बेरी रोग हो जाएगा। हाँ, बेरी बेरी रोग होगा। इसमें दो तरीके से चलेगा, एक तो होगा ड्राई, ड्राई बेरी बेरी, एक होगा वेट बेरी बेरी। ड्राई की बात करोगे तो सूखा है, जैसे कि नसों का रोग, नसों को सुखाने लगता है। और अगर गीली बात करोगी तो दिल, ये दिल पे प्रभाव डालेगा। तो हम देख पाते हैं कि बेरी बेरी रोग में, सूखापन रोग में, हम ये देख पा रहे हैं कि नसें वसें भी सूखने लगती हैं, थोड़ी सी अलग तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। ये चावल की वजह से होता है। और अगर देखा जाए तो चावल जितना खाओगे थायमीन खत्म होता चला जाएगा। बी 2 का मतलब है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन बी 2 वजन को कम करता है अगर इसकी कमी हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमको चाहिए चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो ये बीमारियां होंगी। ऐसी बी 3 नियासिन, ये पेलिग्रा को करता है। पेंटोथेनिक एसिड, ये कुपोषण लाता है। सबको पता है कुपोषण दो तरह से होता है, या तो आपको पूरा पोषण मिलेगा जरूरत से ज्यादा, या आपको नहीं मिलेगा, है ना। दोनों ही सूरतों में आप इसे कुपोषण में रखते हैं। एक वो व्यक्ति जो रिक्वायरमेंट कम लेगा बिल्कुल, या बिल्कुल ज्यादा लेगा, दोनों को हम लोग कुपोषण में रखते हैं।
पायरिडक्शन एनीमिया से संबंधित है। एनीमिया आपको पता ही है, एनीमिया किस लिए देते हैं? एनीमिया आपके बॉडी के अंदर आरबीसी को बनाने में हेल्प करता है। एनीमिया घटाना है तो आरबीसी बननी चाहिए, तो सीधी सी बात है। बायोटिन की बात करें, बी फॉर बाल, यानी कि बालों का झड़ना होता है, इसको एलोपेशिया बोलते हैं, एलोपेशिया हम लोग बोलते हैं। तो एलोपेशिया क्या हो गया? बालों का झड़ना, जो कि कैंसर के मरीज में मैंने बताया था लास्ट बार जब एनसीडी की क्लास लिया था, उसमें बताया था बाल झड़ जाते हैं। B9 फोलिक एसिड और B12 साइनोकैलोमेइन, ये दो दवाइयां ऐसी दवाइयां हैं जो हमारे शरीर में आरबीसी के कार्य को बना के रखती हैं। इनका, फोलिक एसिड का ऊपर वाले का क्या काम रहा कि ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को खत्म करेगी, ठीक है। और ये नीचे वाले का क्या काम हुआ? ये आपके शरीर में जो आरबीसी नहीं बनती थी उसको बनने के लिए प्रेरित करती रहेगी, बनता रहेगा, आपके शरीर में खून बनता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है विटामिन सी। सी एस्कोरियबिक एसिड है। समझने वाली बात ये है कि हम ये देख पा रहे हैं कि विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जो खट्टापन होता है, ये क्या कर रहा है? अगर आप इसे नहीं लेंगे तो परनीशियस एनीमिया होगा। इसे समझ के देखो, विटामिन सी आपने नहीं लिया, हाँ, लेकिन आपने चाय पी ली, तो यहाँ पर देखो रोल देखो, चाय पियोगे खाने के साथ, तो जो एब्जॉर्प्शन होगा, जो एब्जॉर्प्शन होगा किसका? आयरन का, वो रुक जाएगा। अगर आप विटामिन सी लोगे तो ये बढ़ने लगेगा ऑटोमेटिकली। इसका रोल ये है। एस्कॉर्बिक एसिड पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पिछली बार भी पूछा गया था। पेलिग्रा सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सीधा बस इतना पूछा जाता है कि विटामिन में कौन सी बीमारी होती है ना, या विटामिन में क्या पाया जाता है, ठीक है। अब ये विटामिन डी, कैल्सीफिरोल, सब खाते हैं कैल्सीफिरोल के सैसे लेते हैं। कैल्सीफिरोल, कैल्शियम बिना विटामिन डी के काम नहीं करता, तो ये जरूरी है कि दोनों एक साथ काम करें। और जरूरी ये भी है कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो विटामिन मिलेगा तो वो होगा कैल्शियम। लेकिन कैल्शियम तो विटामिन है नहीं, तो ये क्या रहा? आपका खनिज लवण, यानी कि ये होगा मिनरल, है ना। तो सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा काम करेगा? विटामिन डी। ज्यादा शरीर में खनिज लवण कौन सा काम करेगा? कैल्शियम। ये आपको पता होना है। अब ये विटामिन ई सबको पता है कि जो भी बच्चा पैदा होने की, कंसीव करने की जो क्षमता होती है वो उसमें खत्म होती चली जाती है। स्पेसिफिकली ये फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। और विटामिन के, पैलोक्विनोन, ये एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर खून की बढ़ोतरी को, रिसाव को बढ़ा देता है। तो विटामिन के क्या करेगा कि जो हेमरेज हो रहा होगा वो उसको रोक रोक देगा। तो विटामिन के आपके अंदर इस तरह की एक्टिविटी को बढ़ा देता है कि आपके शरीर के अंदर क्या होना चाहिए जी? खून का बहाव रुक जाए, ठीक है। अब देखिए खनिज लवण में, जैसे कि सोडियम, सबको पता है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। देखते तो हम हैं कि स्वाद अनुसार चलता है, लेकिन अगर आप डेली 24 आवर्स में 5 ग्राम भी से ले लोगे तो ये बहुत है, थोड़ा थोड़ा करके 5 ग्राम हो जाता है। दूसरा पोटेशियम होता है। पोटेशियम का काम है नसों की मजबूती करना। कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलके काम करता है। फोस्फोरस दांतों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, दांतों की नसों के लिए अच्छा होता है। आयोडीन, आयोडीन घाघा गोइटर से आपको बचाएगा। और आयोडीन कम से कम आप 24 घंटे में 150 माइक्रोग्राम आप ले सकते हो, ये जरूरी है। आयरन आरबीसी हीमोग्लोबिन को बनाने में काम करता है और हर एक प्रकार की एनीमिया से आपको बचाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर डिहाइड्रेशन से बचना है तो आपको शरीर के अंदर 55 से 60% कम से कम आपको पानी रखना है, यानी कि आपके शरीर में फ्लूइड की मात्रा इतनी होनी होनी है। अब ये कुछ जगह आपको अलग अलग मिल सकता है, जैसे कि 45% होगी सेल, 55% हो गया वाटर या फ्लूइड। कहीं पर आपको मिलेगा 70% फ्लूइड रखो, है ना, और 30% आप रखोगे सेल्स। तो ये जो चीज है ना डिफरेंस वाली, इसमें आप दो चीज रखो। अगर एग्जैक्टली पूछे
तो आप 55 से 60 रखो इसके अंदर पानी, और 45% रखो आप इसके अंदर सेल्स। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, जो ज्यादा होगा, ज्यादा चीजें पूछी जाएंगी 100% में से, कुछ भी पूछो, 60 पूछो, 80 पूछो, 90 पूछो, है ना, वो हमेशा आपका फ्लूइड रहेगा। ठीक है, दोबारा समझो। जो मिनरल्स होते हैं हमारे शरीर में बहुत छोटे होते हैं, हमें जरूरी होता है, डेली के हमारे काम में काम आते हैं। सबसे पहले आप सोडियम लेते हो, नमक लेते हो। नमक लेने से आपके शरीर में खून का बहाव बना रहता है। नमक लेने से आपको फायदा क्या रहा भाई? एक तो होगी मदर, और एक हो गया उसका बच्चा, क्योंकि एक मदर क्या है, प्रेग्नेंट है। तो ऐसे केस में हम इसे क्या कह रहे हैं, नमक लेगी तो दोनों में ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा। सिर्फ पोटेशियम हो गया, पोटेशियम आप लेते हो, पोटेशियम जैसे कि आप केला ले रहे हो, तो आप पोटेशियम ले रहे हो, तो आप एक केला रोज ले लो, तो आप उसमें पोटेशियम इतने ले लोगे कि नसों से संबंधित कोई बीमारी आपको होगी ही नहीं। आपने कैल्शियम लिया, कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर काम करता है, क्योंकि जो सनलाइट होती है, जो सनलाइट होती है उसमें यूवी रेज पाई जाती है, और यूवी रेज का अगर आप एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, अगर आप इसके अवशोषण की बात करेंगे, तो आपको विटामिन डी बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। तो विटामिन डी और कैल्शियम साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके आयरन है आरबीसी के लिए, आयोडीन है और वाटर है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है वो मैं बताता हूँ अभी। महत्वपूर्ण है कि किस समय में, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है ना, ये सारी की सारी चीजें आती है। ठीक है, अब देखिए, मान के चलते हैं कि चाइल्ड है, ये ज्यादा नहीं है, आप इसको बाई बर्थ ले लो, बाई बर्थ ले लो आप इसे। ठीक है, आपने कहा पहले जो बच्चा जन्मा है, अब मैं इसका पोषण कैसे देखूं, बहुत जरूरी है। इसको सबसे पहले तुरंत माँ का दूध पिलाओ। तुरंत नहीं पिलाया जा रहा, कोई बात नहीं, आधा घंटा ले लो। नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, घंटा ले लो। ये भी नहीं हो पा रहा, 2 घंटे ले लो। बस इससे ज्यादा मत लो। जैसे बच्चा पैदा हुआ तुरंत ले लो, क्योंकि इस बच्चे को जो दूध मिलेगा उसमें कोलेस्ट्रम पाया जाता है, और कोलेस्ट्रम शुरू के 2 से 3 दिनों के बीच में ही पाया जाएगा। ये पीला गाढ़ा दूध होगा, पीला गाढ़ा दूध। ठीक है जी, उसके बाद एक्सटेंड करते हैं, हम इसे करते हैं 6 महीने तक। अब 6 महीने तक सिर्फ हम लोग माँ का दूध ही पिलाएंगे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, है ना, सिर्फ माँ का दूध। भैया चाहे फैट ले लो, चाहे प्रोटीन ले लो, चाहे एनर्जी ले लो, जो भी लोगे यहीं से ही लोगे। अब इसे बढ़ाते हैं, इसको कर देते हैं 1 साल तक के लिए। अब 1 साल तक के लिए इसे देंगे पोषण, पोषक पोषक भोजन देंगे हम इसे, पोषक हम इसे भोजन देंगे, प्लस इसे देंगे माँ का दूध। अब पता है ना पोषक दूध क्या है? पोषक दूध है जैसे कि गाय का दूध, थोड़ा सा मसा सा खाना, 1 साल के लिए देंगे। फिर इसे कर दो 2 साल के लिए। अब इसे 1 साल के बाद हो गया, अब इसे देंगे ठोस खाना, प्लस इसे देंगे माँ का दूध, या इसे देंगे हम कौन सा ऊपर वाला, पोषक दूध, पोषक भोजन। हम इसे 3 देंगे। ये है, तो कहने का मतलब 0 से 2 साल तक माँ का दूध देते रहो, जरूरी है। ये तरीका है बच्चों के लिए। अब अगर आप बढ़ते हो, इससे ऊपर जाते, किसी के पास भी कोई भी हो, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि उसे फैट भी चाहिए, उसे प्रोटीन भी चाहिए, उसे वसा भी चाहिए, सॉरी, उसे विटामिन भी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे चीज फंस जाती है। अब इनकी पूर्ति तो हम करेंगे ना, ये करेंगे दवाइयों से, सीधी सीधी। अब आप इसमें विटामिन की दवाई दो, अब आप इसे फोलिक एसिड की दवाई दो, अब इसे आयरन की दवाई दो, अब आप इसे सारी की सारी दवाइयां
दोगे। ठीक है, चाहे किशोर अवस्था की बात करो, ओल्ड की बात करो, आप किसी की बात करो, आप सब इसके अंदर क्या करने वाले हैं, दवाइयां देंगे। ठीक है, इन सब की दवाइयों से आप पूरी करने वाले हो। तो ये डेली रिकमेंडेड के हिसाब से भी काम करता है कि डेली की अगर आप किलो कैलोरी की बात करोगे, तो चाहे मेल हो या फीमेल, आपको 2200 किलो कैलोरी चाहिए चाहिए। अगर आप इसमें प्रेगनेंसी की बात करोगे तो 300 जोड़ो, 2500 हो गए। अगर आप इसके अंदर 7 जोड़ दोगे तो 29 हो गए। नहीं, 5 जोड़ोगे, 5 तो 27 हो गए। 2200 प्लस 2200, ये दूध पिलाने वाली हो गई। अगर आप दूध पिलाने वाली कोई महिला है, उसको 500 प्लस कर दो, ये क्या एक्स्ट्रा किलो कैलोरी है, जो किलो कैलोरी हम देते हैं। नॉर्मल मेल फीमेल 2200, प्रेग्नेंट हुई तो 2500, 300 मिला दो एक्स्ट्रा। ऐसे ही चीजें एक्स्ट्रा ऐड होंगी, इसमें कोई अलग से नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसी में ही आपको समझना है।